साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं अपने ब्लॉग में एक ऐसे दिव्य महापुरुष का वर्णन करने जा रहा हूं जिनका नाम आज की तारीख में चर्चा में है और पक्ष और विपक्ष राजनीतिक जगत में दोनों ही लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनके महान व्यक्तित्व को वो छोटा किए दे रहे हैं। हर महापुरुष के विषय में लोगों की विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं पक्ष और विपक्ष में, और यदि वो महापुरुष राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है तो ये और भी अधिक इसकी गणित बढ़ जाती है। आज हम ऐसे देश के सपूत और राजनीतिक क्षेत्र के महारथी माननीय श्री मुलायम सिंह महोदय के बारे में आज चर्चा करेंगे कि वो वास्तव में राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे कि प्रकृति और पर्यावरण और पेड़ पौधों में उनको अगाध श्रद्धा थी और उनके प्रकृति का असीम प्रेम जब उनकी अंतिम यात्रा के लिए उनका पार्थिव शरीर इस दुनिया से जा रहा था, उस समय वो दरख्त वृक्ष पीपल जी का जिसके नीचे बैठकर वो तप और तपस्या और राजनीतिक विचार विमर्श किया करते थे, सबके सामने दहाड़ कर रोता हुआ और पृथ्वी पर गिर पड़ा। ऐसे थे श्री माननीय मुलायम सिंह जी कि प्रकृति भी उनके सामने श्रद्धा और अपने दुख को नहीं रोक पाई। कौन कहता है कि पेड़ों में संवेदनाएं नहीं होती, पेड़ों में जीवन नहीं होता, पेड़ पौधे मृत समान होते हैं, लेकिन इस घटना को सुनकर और जानकर आप इस बात पे आपको विश्वास करना ही पड़ जाएगा कि पेड़ पूरे तरह से साकार जीवन जीते हैं और हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसको वो सुनते हैं और समझते हैं, और हम सब मानव के दुख और सुख में वो शामिल होते हैं। स्वर्गीय माननीय श्री मुलायम सिंह जी एक राजनीतिक क्षेत्र के दक्ष महारथी ही नहीं थे, बल्कि उनको प्रकृति पेड़ पौधों से अगाध प्रेम और स्नेह था। उनका बचपन खेतों में, खलिहानों में और बाग और बगीचों में ही बीता था और वहीं से उन्होंने राजनीतिक यात्रा अपनी सैफई जनपद इटावा से प्रारंभ की थी। यदि आप उनके प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक संघर्ष को देखें तो आप पाएंगे कि वो एक बहुत ही दूरदर्शी, साहसी, निडर और स्वतंत्र विचारों के व्यक्तित्व के मालिक थे। स्पष्टवादिता, ओजस्वता और श्रम शक्ति उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और बचपन में ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही सशक्त बना लिया था। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई गांव में ही हुआ था और पूज्य पिताजी का शुभ नाम श्री सुघड़ सिंह यादव तथा माताजी का नाम मूर्ति देवी था और वो अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। सबसे छोटे भाइयों में श्री शिवपाल सिंह साहब हैं। बचपन से ही माननीय मुलायम सिंह जी में संगठन की अद्भुत क्षमता थी, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा उनको बचपन से ही थी। स्टूडेंट लाइफ से ही जब वो पढ़ाई में हाई स्कूल और इंटर में थे तो उसी टाइम से उनमें राजनीतिक संगठन के गुण विकसित होने लगे थे और बचपन से ही वो अपने पूरे कुटुंब को, जहां उनका पैतृक गांव जो मूल गांव था बाबा जी के पर बाबा जी का इटौली गांव है जो सिकुहाबाद में पड़ता है, वहां से भी उन्होंने बड़ा स्नेहशील संपर्क स्टूडेंट लाइफ से ही बना लिया था। यद्यपि बीच में संबंध कम हो गए थे दूरी होने के कारण सैफई और इटौली में, लेकिन श्री मुलायम सिंह जी ने वहाँ पर भी अपना स्नेहशील संबंध बनाए और पूरे परिवार को संगठित किया और यही संगठन की उनकी अद्भुत क्षमता पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत सरकार में जो उनकी राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी के रूप में निखर कर सामने आई। अद्भुत क्षमता, न किसी वरिष्ठ का सहयोग, न पहले से कोई किसी आका का हाथ
जो कुछ था वो उनकी ही अद्भुत क्षमता थी। उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी वो भी बड़ी ही अद्भुत रही। उस समय श्री विशंबर सिंह यादव और श्री दर्शन सिंह यादव जी का पूरे इटावा जसवंत नगर क्षेत्र में एक छत्र राज्य कहा जाए, उसको, उस तिलस्मी किले को उन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता से, अपने संघर्ष से तोड़ा था। ये तो राजनीतिक दांव पैंच की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर वो निरंतर विधायक, सांसद, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। इस पर ज़्यादा प्रकाश न डालते हुए मैं उनके उन रहस्यों पर प्रकाश डालूंगा जिनसे हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए कि उन्होंने एक खेत की मेड़ से खड़े होके और इतना बड़ा राजनीतिक प्रभुत्व और अपने व्यक्तित्व को कैसे मजबूत किया। ये प्रेरणादायी बात है। हमें विशेषकर इन तथ्यों को आज उजागर करना है। यद्यपि उनके मुख्यमंत्री जी के समयकाल में बड़ा ही देश का और प्रदेश का बड़ा विपरीत समय था और विपरीत परिस्थितियां आईं और उनका उन्होंने सामना किया, जिसमें उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे, वो सबको मालूम है। उस पर भी हम इस ब्लॉक में चर्चा करने का कोई हमारा औचित्य नहीं बनता है। मैं सरकारी कार्य की समीक्षात्मक उनके कार्य को नहीं देख रहा हूँ, मैं उनके व्यक्तित्व का ये मोटिवेशन को देख रहा हूँ। देखिए, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बने तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी को प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थापित किया। उससे पहले अंग्रेजी भाषा में परीक्षा होती थी और हमारे देहात अंचल के प्रतिभा संपन्न बच्चे उससे वंचित हो जाते थे। इस दर्द को, इस कष्ट, बच्चों के इस कष्ट को उन्होंने सब गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले दूर किया, जिसका परिणाम आज आप देख सकते हैं कि देहात अंचल में भी अच्छे प्रतिभा संपन्न अधिकारी निकल रहे हैं, कर्मचारी निकल रहे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं। और हिंदी माध्यम का वो यहीं नहीं रुके, यहाँ से लेके और तमिलनाडु राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री तमिलनाडु से भी मिलकर जब उन्होंने हिंदी की बात रखी तो उन्होंने कटाक्ष रूप से कहा कि आप हिंदी की बात करने यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं हिंदी की बात करने नहीं आया हूँ, मैं तमिल भाषा को पूरे भारत में फैलाने के लिए आया हूँ। ऐसे वाक्पटुता के धनी और प्रतिभा संपन्न और बहुमुखी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे माननीय मुलायम सिंह जी। रक्षा मंत्री पद पर पहुंचने पर जो उन्होंने कार्य किया है वो वास्तव में इतना दूरदर्शी और इतना गौरवशाली कार्य किया है कि जिसके लिए वास्तव में समस्त देश, समस्त हमारे जवान आज उनके उस उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको गौरवशाली रूप से हम याद कर रहे हैं। अपने समयकाल में उन्होंने जो भी हमारे शहीद या वीर गति को, जो हमारे जवान या वो अधिकारी सेना में वीर गति प्राप्त करते थे, उनको लाने, उनको घर तक पहुंचाने, उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाने के लिए उनको व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। माननीय ने रक्षा मंत्री होने पर यह स्पष्ट आदेश किया कि यह कार्य भारतीय सेना का होगा और अब आगे से पार्थिव शरीर को उस संबंधित जवान के घर पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा और उनको पूर्ण सम्मान दिया जाएगा। उनके इस उत्कृष्ट और देश प्रेम, जिसने हमारे भारतीय सैनिकों में एक विशेष आत्मविश्वास, एक विशेष स्वाभिमान प्रकट किया, मैं पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस का एक महान उदाहरण यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ और जिससे आपको उनकी दिव्यता मालूम पड़ेगी और उनकी सराहनीयता मालूम पड़ेगी। मैं प्रभु श्री राम जी को एक ईश्वर के रूप में नहीं, एक दशरथ नंदन के रूप में देख रहा हूँ और दशरथ नंदन के रूप में जब मैं देख रहा हूँ तो भगवान श्री राम जी को ये मौका नहीं मिला था कि वो अपने पूज्य पिताजी का अंतिम संस्कार कर पाते। उन्होंने पिता के रूप में जो अंतिम संस्कार किया वो वीर गति प्राप्त करने वाले श्री जटायुराज जी का किया। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है और मेरी समझ से पूरे दुनिया के आप शास्त्रों का,
पूरे ग्रंथों का अगर आप परिशीलन करें, अध्ययन करें, तो जितना बड़ा ये उदाहरण पूरी दुनिया के लिए प्रभु राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार हो करके उनको पिता तुल्य रूप प्रदान करके किया है, वो एक महान उदाहरण है। और वही एक भाव और वही देवीता इस माननीय मुलायम सिंह जी के इस उत्कृष्ट कार्य में परिलक्षित हो रही है। माननीय मुलायम सिंह जी को नेताजी की पदवी के साथ साथ भूमि पुत्र की भी पदवी दी गई। उन्होंने जंगल और अरण्य का जो क्षेत्रफल था उसको अपने समय काल में विस्तार कराया। जो भी अतिक्रमण हो गया था उनको साफ कराया और वृक्षारोपण के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई। सैफई में, अपने गांव में तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई जगह बहुत बरगद, बट वृक्ष और पीपल वृक्ष के पौधे भी अपने समय काल में, अपने मुख्यमंत्री काल में, अपने मंत्री काल में रोपित किए हैं। भारत की विदेश नीति में भी जब भी उन्हें अपने विचार और अपने अनुभव रखने का मौका मिला तो उन्होंने बड़ी दृढ़ शक्ति के साथ देश के सम्मान और देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े ही अनूठे अपने विचार रखे और उन पर रक्षा मंत्री के रूप में आदेश भी किए समय समय पर, जो आज एक नज़ीर बन गए हैं। आप उनके राजनीतिक जीवन यात्रा में ये प्रेरणा लें, ये मोटिवेशन लें कि उन्होंने अपने किसी विपक्षी का, किसी शत्रु पक्ष का कभी भी कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया, ना व्यक्तिगत टिप्पणी की। वो राजनीतिक दल की टिप्पणी करते रहे। अपने पूरे कैरियर में आप उनके कैरियर का वो देख लीजिए, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी से वो हमेशा दूर रहा करते थे। इसी कारण वो सबके प्रिय थे। विरोधी पक्ष भी उन्हें बहुत सम्मान और बहुत ही इज्जत से उनको हमेशा याद करता रहा। इस श्रृंखला में मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण भी दे रहा हूँ कि मैं पुलिस में थानाध्यक्ष के पद पर था और थानाध्यक्ष इंदरगढ़ था, तब इंदरगढ़ जनपद फर्रुखाबाद में पड़ता था। और एक हत्या की विवेचना, जिसमें एक 9 वर्षीय बच्चा की हत्या हुई थी, उसकी विवेचना मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर प्राप्त हुई थी और उस सिलसिले में मैं माननीय महोदय के पास गया था। मेरी बात को उन्होंने कितनी धैर्यता से, कितनी विनम्रता से और कितने अच्छे रूप में सुना था, मैं तो आज उस क्षण को याद करके अपने में अभिभूत हो रहा हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव था और व्यक्तिगत उनसे वार्ता थी, आमने सामने की वार्ता हुई थी। उन्होंने मेरी बात को बड़ी शालीनता से मेरी बात सुनकर उत्तर दिया कि इसमें जो सत्य हो वो करना, क्योंकि 9 वर्ष का बच्चा है। और आगे वो विवेचना हमारे द्वारा संपादित की गई और मुझे आज बड़ा गर्व है ऐसे महापुरुष के लिए। पुलिस विभाग की परेशानियों को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि एक पुलिस अधिकारी और एक कर्मचारी बहुत ही विपरीत स्थितियों में काम करता है और उसके रहन सहन का तरीका भी बहुत ही दयनीय है। इस वेदना को उन्होंने फूड अलाउंस के रूप में अतिरिक्त धन सारे पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को उपलब्ध कराया था। वास्तव में ये एक जन कल्याण, लोक कल्याण और पुलिस कल्याण का ये एक सराहनीय कार्य था। उनको अनुभव था कि देहात अंचल में और शहर में ज़मीन और राजस्व के बहुत अधिक मामले होते हैं और इनसे हत्याएं भी होती हैं और विवाद भी होते हैं। इस पर उन्होंने समय समय पर बड़े अच्छी नीति और नियमों को बनाया और जिसके कारण काफ़ी विवाद और संघर्षों में कमी भी आई थी। वास्तव में उनका प्रबंध तंत्र और उनकी सोच बड़ी दूरदर्शी थी। जो अभी वर्तमान संसदीय सत्र चल रहा है और उसमें भी आप नेताजी के व्यक्तित्व को, नेताजी के संबंधों को अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब उनसे विशेष स्नेह और उनके व्यक्तित्व से विशेष रूप से प्रभावित होते थे। वो संसदीय परिचर्चा, वो आपस में बातचीत करने का खुलापन और स्वतंत्र विचार रखना, ये संसदीय मर्यादाओं का पालन करना, संसदीय नियमों को सामने रखना, ये एक उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। और यही कारण है
कि हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी में और उनमें आपस में हास्य संवेगात्मक बातें भी होती रहती थी। वो वास्तव में संसदीय काल के उदाहरण अब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे और वो मधुर क्षण लोगों को प्रेरणा और मोटिवेशन देते रहेंगे। वास्तव में नेताजी जन्मजात किसान थे और किसानों के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी। और मैंने तो 1965 के चुनाव में माननीय श्री चरण सिंह चौधरी साहब को संबोधन उनके सम्मेलन में मैंने सुना था और उनकी दहाड़ भी सुनी थी और किसानों के प्रति उनका कार्य भी सुने थे। उसके बाद अगर उत्तर भारत में मैंने किसी सर्वदलीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों में अगर किसानों के प्रति मैंने संवेदना या उनके प्रति विशेष कार्य की योजनाएं अगर मैंने देखा तो वास्तव में माननीय श्री मुलायम सिंह जी साहब उसमें एक अग्रणी स्थान रखते हैं। यही कारण है कि प्यार से लोग उनको भूमिपुत्र के साथ किसान पुत्र भी कहकर संबोधित करते थे। यद्यपि अपनी जीवन यात्रा के अंतिम समय में वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाने के कारण बीमार हो जाने के कारण थोड़ा शारीरिक रूप से परेशान हो गए थे। ये तो जीवन की गति है, चलता रहता है। और उनके सुपुत्र माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी उनके बड़े स्नेहशील रहे और उन्होंने उनकी सेवा और शुश्रूषा में पूरा ध्यान रखा। 10 अक्टूबर 2022 को अंतिम रूप से इस पृथ्वी से वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन आज देश के उस महान समाचार ने हमको गदगद कर दिया और एक कहावत सुनते आ रहे हैं, वास्तव में माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने आज उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद इस दुनिया में कुछ नहीं रहता, लेकिन आज सिद्ध हो गया कि मरने के बाद भी इस दुनिया में यश और सम्मान रहता है। वो वास्तव में आज उनको पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा प्रदान करके ये स्पष्ट कर दिया गया, गौरवान्वित कर दिया गया कि देश सेवा में जो व्यक्ति निष्पक्ष और तटस्थ होकर और ऊर्जा के साथ और दूरदर्शिता के साथ जो देश सेवा करता है, देश उसको हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित करता है। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन और प्रेरणा है। अब अंत में उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा एक निवेदन, क्योंकि माननीय श्री आदित्य योगी जी और नेताजी में भी बड़े आत्मिक संबंध थे। देखिए, इस वार्ता में, इस विशेष मोटिवेशन में अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगी साहब जी को शामिल नहीं करेंगे तो मेरा संबोधन अधूरा रहेगा और जो एक मेरे मन का एक महान कार्य है वो भी अधूरा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो पीपल का ब्रह्म वृक्ष दुख में और अपने विछोह में, अपने प्रिय के विछोह में जो एक प्रकृति के रूप में धराशायी हो गया, उस पावन वृक्ष को वहाँ पर दूसरे वृक्ष को वहाँ पुनः लगाया जाए और वहाँ पर एक स्मृति चिन्ह नेताजी का बनाया जाए। मैं साथ ही उनके सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि वो इस कार्य को ऋण के रूप में भी और एक स्मृति चिन्ह के रूप में भी वहाँ पर शीघ्र से शीघ्र पीपल जी का वृक्ष लगवाएं और वहाँ पर स्मृति चिन्ह भी बनवाएं। क्योंकि सरकार वर्तमान समय में सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं। मैं किसी दल या पार्टी से विभाजन नहीं कर रहा हूं। जो इस समय जिम्मेदार है मैं तो उसी से निवेदन करूंगा। मेरा चैनल भी उन्हीं महान भाव से निवेदन करूंगा और ये कार्य प्रकृति का एक महान संदेश होगा समस्त दुनिया में। जिस तरह नेताजी का नाम, यश और सम्मान आज पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उसी तरह इस पावन वृक्ष को उनकी याद में लगाकर प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का असीम संदेश समस्त विश्व में प्रदान किया जाए।
ये मेरा एक निवेदन है। मेरे इस ब्लॉग को माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के साथ पास और वर्तमान सरकार में श्री योगी साहब जी के पास भी पहुंचवाया जाए, जिससे वो सुनकर और मेरी इस इच्छा को अवश्य पूरा करवाएं। ये मेरी इच्छा नहीं, ये प्रकृति की इच्छा है, ये पर्यावरण की एक विशेष इच्छा है और ये एक महान संदेश है समस्त दुनिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक और निवेदन, यदि मेरे ब्लॉग में किसी कोई बात कुछ संदर्भ में कुछ ऊंच नीच अगर बात हो गई हो तो उसको क्षमा करें, मैं क्षमा चाहता हूं। और मैंने अपने ज्ञान से या मेरे जो अनुभव हैं और मैंने जो पाया है, मैंने उसका सही विवेचन करने का प्रयास किया है। और वास्तव में महापुरुष तो महापुरुष ही हैं। वो देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए ईश्वर उनको इसी कार्य, महान कार्यों के लिए भेजता है। हम सब एक निमित्त मात्र हैं, सब करते तो परमपिता परमात्मा ही हैं। यही गीता जी का ज्ञान भी है।